तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं हम 12th क्लास की फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर चल रहा था, तो उसकी ये दूसरी वीडियो है। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें आज हम कंप्लीट कराएंगे आपका वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। ये आपने 10वीं क्लास में भी पढ़ा होगा और चैनलों पे भी पढ़ लिया होगा, लेकिन आज यहाँ पर जो पढ़ोगे आप तो बहुत ज़्यादा खास बातें निकल के आएंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, और हम इसके साथ साथ हमें ये चीज़ भी और इसमें जानेंगे कि वैद्युत ये आवेशवाहक क्या होता है, चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त ये क्या है, माध्य मुक्त पथ क्या होता है और क्रांतिकाल क्या होता है, और भी काफी सारे पॉइंट क्लियर करेंगे आपके। ठीक है, तो बिल्कुल प्यार से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, और देखो मैं बता दूं कि जो बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद में आपको मैं बता दूंगा, इसके जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो इस चैप्टर के नोट्स वहां पर हैं, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैद्युत चालक का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। जैसा कि आपको यह पता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल ये हम बहुत ही डीप में जाकर आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास जो हम शुरुआत करेंगे कि पदार्थ से। किससे शुरुआत करेंगे? हम करेंगे पदार्थ से। जो पदार्थ जो होता है वो बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जैसे आपका घर है, किस चीज से मिलकर बना है, यानी कि ये घर जो बड़ा होता है वो कमरे, 2-4 कमरे होते हैं उसमें, उससे यानी कि एक घर मकान बना उसमें 2-4 कमरे होंगे, और कमरे किससे मिलकर बने हैं? दीवारों से, 4 दीवारें होंगी उसमें, और दीवार किससे मिलकर बनी होती है? ईंटों से। ठीक है, ईंट किससे मिलकर बनी होती है? मिट्टी से। ठीक उसी प्रकार से जो पदार्थ है उसको मतलब डीप में जाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा अंदर। प्रत्येक पदार्थ यानी कि जो पदार्थ है वो बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल इसी तरीके से चलेंगे। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको अणु कहते हैं, और प्रत्येक अणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, और परमाणु की खास बात है, परमाणु किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, बेसिक जो कण है इसके क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब हम इसके परमाणु की थोड़ी सी संरचना जानते हैं। तो परमाणु जो होता है, जैसे मान लीजिए ये परमाणु है आपका, तो परमाणु के अंदर एक तो छोटा भाग होगा। ठीक है, और ये छोटा भाग कैसा होता है? यही परमाणु में सबसे भारी भाग होता है, ये केंद्र में। ठीक है, ये कौन सा होता है? भारी भाग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? नाभिक कहते हैं। ठीक है, थ्योरी अभी समझाऊंगा पहले। तो नाभिक कहां पर मिलता है? परमाणु के केंद्र में मिलता है, जो एक भारी भाग होता है। ठीक है, ये भारी क्यों होता है इसका मतलब बताएंगे। ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या होती है? बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, इस टाइप से कक्षाएं होती हैं, और इन कक्षाओं में कौन मिलते हैं? ये वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। परमाणु के अंदर जो नाभिक है, नाभिक में तो 2 चीज मिलेगी आपकी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां पर मिलते हैं? परमाणु के नाभिक में मिलते हैं, और नाभिक के चारों जो वृत्तीय कक्षाएं होती हैं उसमें क्या चीज मिलती है? आपके इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। इसमें क्या चीज होती है? ये इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? आपके इलेक्ट्रॉन है। तो समझ पाए होंगे आप कि नाभिक के अंदर तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं, और आपके जो नाभिक के चारों जो वृत्तीय कक्षाएं होती हैं उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन आपके घूमते रहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखो 2 बातें यहाँ से हमने क्या बताई थी, आपको पढ़ने में आज बहुत सारी नई चीज मिलेंगी। तो देखो, आपने आज तक ये चीज पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूमता है, यानी वृत्तीय कक्षा में घूमता है। लेकिन आज एक नई चीज और मिलेगी आपको कि इलेक्ट्रॉन घूमता तो है, ये इस तरीके से गति करता है जैसे पृथ्वी गति करती है। पृथ्वी के बारे में कुछ तो पता है? पृथ्वी घूम रही है, चक्कर लगा रही है सूर्य के चारों ओर, लेकिन वो अपनी धुरी पर भी घूमती है। यानी कि आप समझ रहे हो ना, एक लट्टू है, लट्टू को आप एकदम ऐसे करके कर दो तो वो घूम जाएगा, यानी फिरेगा, और फिरने के बाद में ऐसा नहीं कि एक ही जगह घूमता रहेगा, और थोड़ा सा ऐसे रास्ता राउंड लगा देता है। तो मतलब क्या है? वो घूमते हुए घूमता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से गति कर रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो मतलब ऐसे गति करने के दौरान भी अपनी ये गति यहाँ पर भी घूम रहा होगा।
ठीक है, इस तरीके से अपने यहाँ पर भी घूम रहा होगा। यानी कि मैं कह रहा हूँ ये घूमते हुए, जैसे मैं ऐसे करके घूमता रहा हूँ और आगे से ऐसे चक्कर लगा दूँ तो मतलब घूमते हुए घूमता है। एक नई बात पता चल गई, इलेक्ट्रॉन घूमते हुए घूमता है। इसका डिस्कशन आगे और चैप्टर है, उसमें हम पूरा विस्तृत जानकारी करेंगे। अभी फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन मॉडल पर पढ़ रहे हैं, बहुत प्यार से हम इसको क्लियर करते हैं। देखो समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो, क्योंकि जो न्यूट्रॉन जो होता है वो कैसा उदासीन होता है, इस पर जीरो चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो आपको समझ पाए होंगे कि और जितने भी एक परमाणु में जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो सब कहां पर मिलते हैं, इस नाभिक में मिलते हैं। ठीक है, और नाभिक में कितना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसीलिए ये धनावेशित भाग होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका जो इलेक्ट्रॉन है, आपके इलेक्ट्रॉन बाहर है, आपके नाभिक से बाहर है। तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये सारा का सारा भाग कैसा हो जाएगा, जो नाभिक है वो कैसा कहलाएगा, ये पॉजिटिव कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन पाए जा रहे हैं। और बाकी बाहर का भाग कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब वैद्युत का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल तो अब स्टार्ट होता है। यहाँ से देखो थ्योरी के थ्योरी है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको हम अणु कहते हैं, और अणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु के अंदर एक बाहरी भाग होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तथा नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर है बात? एक बार और मैं थ्योरी को रिपीट करूंगा, बस एक बार और कर रहा हूं केवल। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनको अणु कहते हैं, और अणु अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु के अंदर एक बाहरी भाग होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, तथा नाभिक के चारों ओर बहुत सारी वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, जबकि प्रोटॉन धनावेशित, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन के धनावेशित होने के कारण नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक कैसा हो जाएगा, नाभिक भी धनावेशित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन मिल रहे, प्रोटॉन धनावेशित है। और देखना जरा, जब नाभिक तो धनावेशित है और ये इलेक्ट्रॉन कैसे ऋणावेशित है, और ऋणावेश और धनावेश के बीच में क्या लगता है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, यानी वैद्युत बल। ठीक है, वैद्युत आकर्षण बल। तो जब पॉजिटिव ये हो गया नाभिक और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया, तो इनके बीच में एक बल लगता है जिसको हम वैद्युत बल कहेंगे। और इसी बल के कारण ये जो है इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में बने रहते हैं और भागते नहीं है कहीं पर भी। तो कुल मिला के मतलब ये है कि एक नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच कैसा होता है, एक आकर्षण बल लगा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इस नाभिक से दूर वाली कक्षाओं में जाएंगे, यानी इसमें ज्यादा बल लगेगा, इसमें ज्यादा, इससे कम, इससे कम। तो ऐसे ही यदि मैं कहूँ यहाँ वाली जो कक्षा होगी, ऐसी बहुत सारी कक्षाएं हैं, तो जो जितनी पीछे वाली कक्षा होगी उसमें इस बल का जो प्रभाव है वो कम होगा। सपोज करो कि आप और आपके पिताजी यदि आपके पास हैं, तो आप थोड़ा सीधे चलोगे, पढ़ाई करोगे, उनको मतलब समझ रहे हो ना, तो मतलब थोड़ा डर रहता है। लेकिन पिताजी, मान लीजिए आप किसी एक शहर में रह रहे हो, पिताजी आपके कहीं और जगह रह रहे हैं, या आपके घर पे मान लीजिए कोई भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, एकदम बोले ना आवारा टाइप के, आवारा पागल दीवाना, कहीं पर घूमो, कहीं पर कोई कहने वाला ही नहीं है। पिताजी आ जाएंगे, थोड़ा सा शांत एक जगह बैठ जाओगे। तो वही चीज होती है कि इसमें ये क्या है, तुम पे फोर्स लग जाता है तुम्हारे पिताजी, यानी तुम्हारे पिताजी नाभिक की तरह व्यवहार करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन क्या है, फोर्स लगेगा, आकर्षण इसको बांधे रखेगा अपने पास। लेकिन जैसे जैसे हम इसकी दूर वाली कक्षा में जाएंगे तो इसका प्रभाव कम होता चला जाएगा, और लास्ट वाली कक्षा में इसका जो प्रभाव है, यानी इस बल का जो मान है बहुत कम अथवा शून्य होता है, यानी बहुत प्रभाव कम होता है, यानी इसका मान बहुत कम होता है। तो यहाँ वाली जो बाहर की जो कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, हम उनको आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अंदर वाली कक्षाओं में से हम उन इलेक्ट्रॉनों को नहीं निकाल पाते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो बाहरी वाली कक्षाओं में और अंदर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाते हैं। क्यों नहीं? बाहर वाली की को निकालते हैं, अंदर वाली को नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि उसके अंदर प्रबल आकर्षण बल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जो प्रबल आकर्षण बल है वो बाहर वाली कक्षाओं में कम होता है, इसीलिए बाहर वाली कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल देते हैं।
या फिर यूं कहिएगा जो बाहर वाली कक्षाओं पर ये प्रभाव कम होता है, इसीलिए जो बाहर वाली कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त होकर गति करते हैं। जब आपके पिताजी घर पर नहीं होंगे तो आप मुक्त हो जाओगे, कभी उसके पास जा, कभी उस दोस्त के पास जा, पूरे दिन हाड़ोगे इधर उधर, बस। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाता है, आवर पागल दीवाना हो जाता है, और ये क्या करता है, मुक्त होकर गति करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन की मुक्त गति, यानी कि पहले तो बोलेंगे हम अनियमित गति करते रहता है। कैसी गति करता रहता है, अनियमित गति करता रहता है। उसी इलेक्ट्रॉन के इसी मोशन को हम क्या बोलते हैं, यानी इधर गया इस तरीके से चारों तरफ ये गति करता रहता है। ठीक है, बिल्कुल एकदम रैंडमली गति करता है। रैंडम का मतलब समझ रहे हो, यादृच्छिक, यानी कि मतलब वो कहीं पर भी अपनी मर्जी से कभी इधर कभी उधर, मतलब चारों तरफ ये घूमता रहता है। चारों तरफ बेसिकली हम यदि बात करें, एग्जैक्टली हम बात करेंगे तो इसके अंदर जो है जो खाली भाग होगा उसी के अंदर ये इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। ये इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कहते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल समझ में आएगा। ठीक है, अब हमारे जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यही क्या करता है, वैद्युत धारा जो प्रवाहित करता है, तो यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके लिए उत्तरदायी होता है वैद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज पता चलेगी, आवेश वाहक क्या होता है, आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, यानी कि जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है, इसीलिए इसी को हम क्या कहते हैं, आवेश वाहक कहते हैं। आवेश वाहक, वाहक मींस ले जाने वाला, जो वाहन होता है। आवेश को ले जाने वाला कौन है इसमें, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो ये भी है, ये आवेश को नहीं ले जाएगा, आवेश को कौन ले जाएगा, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आपका अब ये चालक, जे यानी वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है उनको हम चालक कहते हैं। अब तक वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, चालक कहते हैं, ऐसा नहीं। अब थोड़ा सा नई चीज सीखो, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी उसको हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम अथवा शून्य होती है उनको हम अचालक कहते हैं। और अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक कैसे होते हैं, बेसिकली यदि नॉर्मली की हम बात करें, इन दोनों के बीच में इसकी चालकता लाई करती है, यानी कि इन दोनों के बीच में चालकता होती है इनकी। लेकिन हम और इसके डीप में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि जो अर्धचालक होते हैं इनमें नॉर्मली वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसमें नॉर्मली मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन जब इन पदार्थों में कोई बाहरी पदार्थ मिला देते हैं तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, फिर ये वैद्युत धारा का प्रवाह करने लगते हैं, इसीलिए हम इनको अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, शुरुआत में ये कैसे होते हैं, अचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जब इनमें हम कोई इम्प्योरिटी मिला देते हैं, यानी कोई और पदार्थ मिला देते हैं, जैसे जर्मेनियम क्रिस्टल है, ठीक है, आपका सिलिकॉन क्रिस्टल है, ये अर्धचालक होते हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, SI और Ge, इनमें आपका एल्यूमिनियम मिला दो, ठीक है, इस तरीके के जो पदार्थ मिला देते हैं, Da मिला दो, SN एंटीमनी मिला दो, तो इनसे क्या हो जाता है, इनकी चालकता बढ़ जाती है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि इनमें आवेश वाहक की संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए इनमें क्या होता है, आवेश फ्लो होने लगता है, तो इनको अर्धचालक कहते हैं। तो अब आपसे तीनों चीज होगी, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक है तो वो चालक, जिनमें कम है यानी इनमें बिल्कुल कम यानी शून्य है वो अचालक, और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है लेकिन जब कोई दूसरा पदार्थ मिला देते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। ये हो गया। अब बात आ जाती है ये माध्य मुक्त पथ और क्रांति काल क्या होता है। अभी हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली, ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया, अर्धचालक, चालक, ये सब कुछ पढ़ लिए, तो यहां से अब एक चीज नई चीज निकाल के आते हैं। माध्य मुक्त पथ और क्रांति काल पढ़ने से पहले दो तीन बातें और नई समझ लीजिए, नया जानो, नया ज्ञान लो पहले, कि जो आप ये मत सोचना कि जो धातु होती है उन्हीं में ही आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या धातु ही वैद्युत चालन करती हैं। तो वैद्युत चालन जो होगा वो ऐसा नहीं है कि आपका धातुओं में ही होगा, धातुओं के साथ साथ आपका द्रव में भी कुछ द्रव ऐसे होते हैं जिनमें से वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, यानी कि जो वैद्युत चालन हो जाता है। ठीक है, वैद्युत चालन का मतलब उनमें से आवेश प्रवाहित हो जाता है, ठीक है, और गैसों में, कुछ गैसों में भी हो जाता है। तो लेकिन इन दोनों में एक खास अंतर होता है, महत्वपूर्ण अंतर, जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होते, वो आपको पता है। देखिएगा क्या कि जो धातुओं में वैद्युत चालन और आपका द्रव और गैसों में वैद्युत चालन में एक खास अंतर है। धातुओं में जो वैद्युत चालन होगा वो किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। और इसमें कैसा होगा, धन आयनों और ऋण आयनों के कारण होता
होता है। इसमें क्या होता है, धनायनों और ऋणायनों के कारण होता है। तो द्रवों और गैसों में वैद्युत चालन धनायनों और ऋणायनों के कारण होता है, जबकि आपका धातुओं में जो वैद्युत चालन है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। अभी हमने चालक, अचालक, अर्धचालक की बात की थी, तो वहां पर हमें एक चीज और आप नोट कर लीजिए कि जो आपका दुनिया में ओवरऑल अब तक की हम जो ज्ञात सभी तत्व हैं, धातु हैं सभी में, तो ये क्वेश्चन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बन जाता है कि सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है, या सबसे अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें पाए जाते हैं, या सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो सबसे अच्छा चालक आप कहोगे कि सर सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। क्या? चांदी में जो वैद्युत धारा है वो बहुत तेजी से प्रवाहित होती है, यानी कि वो सबसे अच्छा चालक माना जाता है। वैद्युत चालक सबसे अच्छा होता है इसमें चांदी में। क्यों होता है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, यदि आपको कोई पूछ ले मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सभी जानते तो आप कहोगे उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे अधिक होता है। क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व। घनत्व का ही मतलब क्या होता है कि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए इसमें जो चांदी है बहुत अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, इसके बाद में आपके आते हैं आपका कॉपर आ जाता है। ठीक है, कॉपर, फिर सोना आ जाता है, और उसके बाद में आपका आ जाता है एल्यूमिनियम। ठीक है, इस तरीके से और बहुत सारे हैं। ठीक है, फिर इनको कैटेगरी में अलग अलग तरीके से रखा गया है। आई होप कि ये चीज समझ पा रहे हो आप। ठीक है, अब अपने माध्यम उत्पत्ति और क्रांतिकाल पर आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी थी आपको। तो सबसे पहला चालक, अच्छा चालक कौन सा? चांदी, उसके बाद में कॉपर, उसके बाद में आपका सोना, उसके बाद में एल्यूमिनियम। ठीक है, इस तरीके से इनका क्रम होता है। फिर और बहुत सारे, लेकिन मोस्टली पहला दूसरा आदमी एक याद करवाता है, मैंने आपको पहला दूसरा तीसरा चारों की चालकता बता दे। ठीक है, माध्यम उत्पत्ति और क्रांतिकाल, तो इसके बारे में हम जानते हैं। देखिएगा, आपने अभी पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए कोई धातु है, और धातु में क्या चीज मिलेगी, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसमें तो ये मुक्त क्या करते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। यदि आप अकेले हो किसी शहर में या अपने गांव में, और आपके मम्मी पिताजी वहाँ पे नहीं, नंसार चले गए आपको छोड़कर, तो आप क्या करोगे, इधर उधर घूमोगे मोहल्ले में। और यदि घूमोगे और मोहल्ले में बहुत सारे बालक हैं, तो तुम उनसे बिना बात के अटकोगे, बिना बात के टकराओगे, बिना बात के लड़ाई करोगे, है ना? ऐसा होता है। तो वही चीज यहाँ पर है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो अनियमित गति करते रहते हैं, यानी कि ये क्या है, आवारा पागल दीवाना है, चारों तरफ घूमेंगे। कोई इधर जा रहा है, 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 इस तरीके से चारों तरफ ये घूमते रहते हैं। तो इसी समय ये जो धातु के जो अंदर आयन होते हैं उनसे टकराते हैं, आयन या परमाणु से टकराते हैं, और टकराने पर इनका क्या हो जाता है, वेग और दिशा बदल जाती है। क्या? वेग और इनका जो दिशा है वो दोनों बदल जाते हैं। ठीक है, टकराने के तुरंत बाद आप किसी से मतलब दीवार में सर मार दो तो आपका सब कुछ बदल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपस में टकराते हैं तो इनका वेग और दिशा बदल जाती है। ठीक है, तो जब ये टकरा रहे हैं, टकराने के बाद में कुछ दूरी तय करते हैं, तो उसी औसत दूरी को माध्यम उत्पत्ति कहते हैं, यानी कि दो टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को। ध्यान समझ लेना, औसत जरूर लगाना है, औसत नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी क्या कहलाती है, माध्यम उत्पत्ति कहलाती है। क्लियर होगी बात? तो माध्यम उत्पत्ति क्या है कि किसी धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते रहते हैं, जिसके दौरान ये आपस में टकराते रहते हैं, यानी ये आयनों से, धातु के आयनों से या परमाणुओं से, ठीक है, या अणुओं से टकराते रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि यानी कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को, समझ में आ गई? औसत दूरी क्यों लगाई? क्योंकि ये प्रत्येक टक्कर में ऐसा नहीं एक बराबर दूरी तय करते हैं। तो ये कोई हो सकता है एक में 5 तय करे और दूसरी टक्कर में आपका ये 7 तय करे, तो 7 5 कितना हो गया, 12 है। तो औसत कितनी दूरी चली इसने, 6। तो इसलिए हमने औसत निकाल दिया, ऐसे करके समझ पाए बात को? तो क्लियर है? तो औसत दूरी और दो टक्करों में लगे औसत समय को क्रांतिकाल कहते हैं। इसको हम
माध्य मुक्त पथ को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और श्रांति काल को टॉ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। श्रांति काल क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को, क्या है ये, औसत समय, औसत समय को क्या कहते हैं हम, श्रांति काल कहते हैं। और दो टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को हम क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। क्लियर होगी बात। अब हम बोलेंगे कि सर ये मतलब ये गति क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली में ये जो गति कर रहे हैं इसका जो होता है ऊष्मीय वेग के कारण करते हैं। किसके, ऊष्मीय वेग, थर्मल वेलोसिटी। थर्मल का मतलब समझ गए होंगे आप, तापीय वेग। ठीक है, जैसे टेम्परेचर है, कमरे का टेम्परेचर फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे बढ़ता जाएगा तो इसका भी वेग क्या बढ़ जाएगा, जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो बोलते हैं ना, हमने क्या बोली थी, उनको आसानी से हम निकाल सकते हैं। अभी हमने बताया था कि जो नाविक के चारों जो बल लगता है, नाविक का आकर्षण बल, नाविक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल है, जो बाहर वाली कक्षाओं के या तो वो थोड़ा सा टेम्परेचर वैसे ही बढ़ा उससे, या उनको और हीट दे दोगे ज्यादा तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं, तो मुक्त होकर गति करने लगते हैं। ठीक है, तो जो गति करेंगे तो वो किसके कारण कर रहे हैं, यानी कि टेम्परेचर, तो उसी को क्या बोलते हैं, ऊष्मीय वेग कहते हैं। और यदि हम इसकी बात करें, यदि हम पूरे मुक्त इलेक्ट्रॉन की हम सामान्य ताप पर बात करेंगे तो उसका जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत हमें निकाल, ऊष्मीय वेग का औसत निकालेंगे तो वो कितना होता है, शून्य होता है। कितना, शून्य। तो ऊष्मीय वेग कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य होता है सभी का हम टोटल निकालेंगे तो। ठीक है, अब हमारा आई होप कि ये सारा कुछ आपको इंटरेस्ट लेके पढ़े होंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और मेरे को आशा है कि आपको यहाँ से बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला होगा और आपने ध्यान से वीडियो को पूरा देखा होगा। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर करना, और मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, आपको नोट्स इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, काफी सारे, यानी कि फिजिक्स के 3 चैप्टर, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर, यानी कि 6 चैप्टरों के नोट्स नीचे दे रखे हैं पीडीएफ में, उनको डाउनलोड कर लेना और थ्योरी को इस तरीके से समझते रहना, वहाँ पे याद करते रहना। अब मैं कह रहा हूँ कि आपके 90% बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, जय।